नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 20 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज चूंकि मेरा आपसे वादा था कि अब इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत भारत की भी उन तमाम खबरों को आपके सामने रखा जाएगा जिन खबरों से कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली तौर पे जुड़े हुए हैं। इन खबरों से आपकी जिंदगी पे, आपके समाज पे, आपकी सोसाइटी पे कहीं ना कोई असर पड़ेगा। तो अब शाम वाली वीडियो में आपको भारत की भी बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। रात के 9 बजे के करीब ये वीडियो पड़ेगा, तो आप लोग जरूर प्रखर राजपूत सर्च करके इस वीडियो को देखें। हालांकि कभी मैंने अपना कोई प्रमोशन नहीं किया, लेकिन आज आप लोगों से कह रहा हूं कि 9 बजे रात को एक ऐसा प्लेलिस्ट, एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें पूरी दुनिया की खबरें आपको मिलेंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर कहता हूं कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो जरूर जाके उसको देखें। ऐसा नहीं कि आप मुझे देखने लगे तो किसी और को छोड़ दें। ऊपर वाला सबकी रोजी रोटी चलाएं, आप सबको देखें। खैर, अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर आपको मैं गजा की बताऊंगा। गजा में लगातार सीजफायर को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म थे। लोग कयास लगा रहे थे कि गजा में सीजफायर हो जाएगा, चूंकि लोग सड़कों पे हैं। इधर हमास ने सीजफायर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, इधर नेतन्याहू के ऊपर दबाव बना हुआ है। लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, इसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप ताजुब में पड़ जाएंगे। चूंकि एक तरफ इजराइल की आवाम से सरकार ने कहा है कि हम फ्राइडे यानी जुमे के दिन सीज फायर के मुद्दे पे अपना रिस्पांस देंगे, यानी हमास ने जो प्रपोजल दिया उस पे हम बताएंगे कि हम सीज फायर करेंगे या नहीं। और दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ आज जो आर्मी चीफ है एयल जमीर, इसने एक प्रपोजल रखा। प्रपोजल वही गजा को कब्जा करने वाला, और डिफेंस मिनिस्टर के सामने रखा, यानी इजराइल कर्ड्स के सामने। और इनसे पूछा गया कि क्या गजा को अभी कब्जा करना है या फिर प्लान को रोक दिया जाए। ये बात जब डिफेंस मिनिस्टर के सामने पहुंची, तब डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर पास किया, लिखित तौर पे ब्रिटेन में ऑर्डर पास हुआ है कि अब गजा को कब्जा करने का सही वक्त आ गया है। और साथ ही लगभग 60,000 के करीब एक्स्ट्रा सैनिक बुलाए जाने का ऐलान किया। अब मतलब बड़ा साफ है कि कोई भी सीज फायर नहीं होने वाला। जिस सीज फायर को लेके लोग खुशियां मना रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली। और इससे मिलती जुलती खबरें भी अब निकल के सामने आ रही। जैसे आज इजराइल का कहना है कि जब तक 50 के 50 बंधकों को छोड़ने का काम हमास नहीं करेगा, हम सीज फायर पे एग्री नहीं करेंगे। और 50 लोग को एक साथ छोड़ने का रिस्क हमास कभी नहीं उठाएगा। इस वजह से अब आप सीज फायर की बात को भूल जाइए, चूंकि इन्होंने 60,000 के करीब रिजर्व सैनिकों को बुला लिया है गजा को कब्जा करने के लिए। और इनका एकमात्र एजेंडा है कि एनी हाउ गजा को कब्जा कर लिया जाए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर निकल के सामने आई कि आज इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल रेजिस्टेंस फोर्सेज ने तो हमला किया ही है, अलग अलग जगहों पे इनको घायल किया, अलग अलग जगहों पे ये उड़ा दिए गए। लेकिन आज सीरिया का एक बम इनकी जिंदगी लेने पे आमादा था। एक बम ये पकड़ के लाए थे, इन्हें लगा कि ये डिफ्यूज हो गया, लेकिन अचानक से ये बम फट जाता है। और फटने के बाद रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि 7 के करीब लोग ऐसे हैं जो बुरी तरीके से इंजर्ड हैं, और 4 के करीब लोग ऐसे हैं जो आखिरी सांस ले रहे हैं। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देखें, जब तक आप तक पहुंचे, तब तक वो निपट जाए। तो सीरिया का एक डिफ्यूज बम, जिसको ये डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से ब्लास्ट हो गया। आज इजराइल के 7-8 लोग घायल हुए, 4 की हालत काफ़ी सीरियस बताई जा रही है। शायद जब तक आप वीडियो देखें उनकी मौत हो जाए। इधर आज रेजिस्टेंस फोर्सेस और आईडीएफ के बीच बड़ा क्लैश देखने को मिला। आईडीएफ का दावा है कि हमने 10 से ज़्यादा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस को मार दिया है। अब ये बयान ऐसे मौके पे निकल के सामने आया जिस मौके पे रेजिस्टेंस फोर्सेस भी दावा कर रहे हैं कि हमने भी इजराइल को सेवियर नुकसान पहुंचाया। तो इस समय गजा के अंदर दोनों ही तरफ से लड़ाइयाँ जोरों शोरों पे हैं। दोनों ही तरफ से आक्रामक नीति अपनाई जा रही है, क्योंकि दोनों ही देशों को पता है कि सीज फायर जैसी कोई चीज़ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ना शुरू से आज तक हुई है और ना आज होगी। आज 4 महीने का सीज फायर अगर हो भी जाता है, हालांकि 60 दिन का प्रपोजल, मैंने तो बढ़ा के उसको 120 दिन का बोल दिया, फिर भी 4 महीने बाद एक दूसरे को ये दोनों देश, चाहे हमास हो चाहे इजराइल हो, काट खाएंगे। क्योंकि ये दोनों शांति से कभी रह ही नहीं सकते एक दूसरे के साथ, और यही ब्रूटल रियलिटी है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। इस समय बड़ी खबर इटली से निकल के सामने आ रही कि इटली के अलग अलग कोचेज ने सीधा सीधा ऐलान किया है पूरी दुनिया के सामने, एक प्रपोजल रखा है कि जिस हिसाब से इजराइल जेनोसाइड कर रहा, जिस हिसाब से इजराइल लोगों को मार रहा, नरसंहार कर रहा, अब मौका आ गया है कि इजराइल की जितनी भी टीम है, खासकर फुटबॉल टीम जो है, उसको बैन किया जाए।
उसको रोक दिया जाए और कहा जाए कि पूरी दुनिया में इजराइल किसी भी खेल में शिरकत न कर पाए। क्योंकि जब तक सामाजिक तौर पे इजराइल का बहिष्कार नहीं होगा, जब तक हर जगह से इजराइल को लात मार के बाहर नहीं निकाला जाएगा, इजराइल झुकने वाला नहीं है। बिजनेस व्यापार अलग चीज है, सामाजिक दबाव एक बड़ी चीज होती है। जब तक सामाजिक दबाव नहीं होगा, हर जगह से इजराइल को बाइकआउट नहीं किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इजराइल नहीं झुकेगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर अब आपको पाकिस्तान और भारत की बताता हूं। भारत और चाइना के बीच जो ताल्लुकात हैं उसको लेके भी जो ये अंधभक्त मंडली है जो ताली बजाने लगी कि अरे अब तो देखो चाइना हमारे साथ खड़ा हो गया, 3 चीजें देने का वादा कर दिया। एक रियल अर्थ मिनरल वाला मामला, दूसरा टनल में सुरंग करने वाली जो मशीनें थी उनको, और साथ ही और जो फर्टिलाइजर देने का वादा किया वो अलग बात। अब जाके बड़ा खेल खेल दिया चाइना ने। चाइना भारत आता है, जयशंकर साहब से मिलता है, मोदी साहब से मिलता है। मिलने के बाद फौरन चाइना का स्टेटमेंट निकल के सामने आता है कि भारत कह रहा है कि जो ताइवान है वो चाइना का हिस्सा है और भारत ने इसको स्वीकृति दे दी है। वेल, हम सभी जानते हैं कि ताइवान एक अलग जगह है और उसको लेके चाइना ताइवान पे कब्जा कभी भी कर सकता है और अमेरिका इस पे बड़ा कंसंट्रेट होकर देख रहा है। अमेरिका का कहना है कि अगर चाइना ताइवान पे हमला करता तो एक साइड से हम हमला कर देंगे। ऐसे हाल में चाइना ने अमेरिका और भारत के बीच आग लगाने की और कोशिश की। चाइना ने कहा कि भाई भारत मान रहा है कि जो जमीन है ताइवान की वो चाइना की ही है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, आपत्ति किसको? अमेरिका को। तो एक तरह से चाइना का कहना है कि भारत अमेरिका के खिलाफ बोल रहा। अच्छा, ये स्टेटमेंट जैसे इन्होंने दे दिया, ब्रिक्स वगैरह में ये स्टेटमेंट चल गया। अब भारत का जो रिपोर्ट है वो निकल के सामने आया, भारत का रिप्लाई निकल के सामने आया और भारत का कहना है, हमारे देश के जयशंकर साहब का कहना है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं बोला, ये चाइना झूठ बोल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, 2 दिन पहले तो गले मिल रहे थे, आज चाइना झूठा हो गया। तो जब तुम्हें पता था कि ये झूठा है, दोगला है, तो क्यों गले मिल रहे थे? अपनी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ाओ कि किसी से गले ना मिलना पड़े। लेकिन आज अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना इतने आगे है, हम कभी चाइना से हाथ मिलाते हैं, कभी अमेरिका से हाथ मिलाते हैं, कभी रशिया से दोस्ती है और हम कहीं के नहीं रह गए। यही हमारी सच्चाई है। खैर, इधर रशिया ने बड़ा ऐलान किया कि चाहे जैसी सिचुएशन हो जाए हम भारत को तेल देना बंद नहीं करेंगे, चाहे कोई खुश रहे चाहे नाराज रहे। मर्दों की तरह पुतिन ने भारत का समर्थन किया और कहा कि चाहे जैसी सिचुएशन हो हम कभी भी किसी भी सूरत हाल में भारत को तेल देना बंद नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। अब ऐसे हाल में सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी को लगेगी तो अमेरिका को लगेगी। अमेरिका सबसे ज्यादा नाराज होगा, सबसे ज्यादा चीखम चिल्ली करेगा। लेकिन रशिया ने साफ कह दिया कि हम नहीं झुकेंगे भाई, चाहे जो हो जाए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री की किस्मत आप देखिए, चाहे जिसने कुर्सी संभाली, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे अभी रेखा जी हो, पता नहीं कि उनका स्वागत चांटे से ही होता है। अच्छा, ये जो बीजेपी के आईटी सेल वाले, इनकी आप कहानी सुनिए कि जब केजरीवाल पे चांटे बरसे थे उस समय ये बाकायदा मीम बना रहे थे, खूब रील्स वायरल कर रहे थे, खूब रील वायरल कर रहे थे। आज कहानी में नया ट्विस्ट तब आ गया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पे तमाचा पड़ गया। मामला क्या आपको समझाता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो श्रीमती रेखा जी हैं, वो एक जन सुनवाई करने गई थी। इसी दौरान एक शख्स आता है, कुछ पर्चे लहराता है, कुछ सवाल पूछता है और सवाल पूछने के बाद एक थप्पड़ मारता है। न्यूज चैनल की बात अगर सच माने तो फिर बाल भी उखाड़ता है, नोचने की कोशिश करता है और इतना करने के बाद जैसे तैसे करके 80 सेकंड तक ये पूरा मामला चला। जो मुख्यमंत्री साहिबा के गार्ड थे उन्होंने उसको अलग झटका मारा, पीटा होगा, उसके बाद उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। अभी तक उसका बयान निकल के सामने नहीं आया। हालांकि मीडिया जो है हमारे देश की फौरन जांच पड़ताल करके उस शख्स के घर पहुंच गई। दरअसल उस शख्स का जो असली नाम है वो है राजेश बिमजी। राजेश कहाँ का रहने वाला हुआ आप जान लीजिए। तो ये भाई साहब गुजरात के रहने वाले हैं। उनकी माँ से जब पूछा गया कि आपका बेटा क्यों मार रहा था मुख्यमंत्री साहिबा को, तब उनकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा है और डॉग लवर है, कुत्तों को प्यार करता है। अब ये बयान जब निकल के सामने आया तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमारे देश की मीडिया का हाल सोचिए कि मुख्यमंत्री को जिसने तमाचा मारा, पुलिस जांच पड़ताल करती रह गई, मीडिया पहले जांच पड़ताल करके उस महिला तक पहुंच गई जो राजेश की मां थी। उससे पूछताछ में उसने बताया कि भाई मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के सामने आता है कि अगर ये राजेश ना होके कोई रजुलीन होता या फिर कोई
इसमें रजबुर रहमान होता या फिर राजेश खान होता तो क्या मामला इतना लाइट होता? क्या इस देश में किसी मुसलमान में हिम्मत है कि कुर्सी पे चढ़ के किसी मुख्यमंत्री को तमाचा जड़ दे? भाई अगर जड़ दे तो क्या जिस हिसाब से उस आदमी को डॉग लवर दिखाया जा रहा, जिस हिसाब से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो आदमी तो बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक दिल है, अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक उसको आतंकवादी का तमगा न पहना दिया गया होता? क्या उसके कनेक्शन अब तक ISI से ना निकाल दिए गए होते? क्या अब तक उसको पाकिस्तान का जासूस न बता दिया गया होता? क्या अब तक उसके मोबाइल में 10-5 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे मिल न गए होते जबरदस्ती कि वो पाकिस्तान से संबंध रखता है? आज राजेश नाम पे इतनी खामोशी क्यों है? जोर शोर से क्यों नहीं उसको बताया गया कि एक मुख्यमंत्री के पोस्ट पे जो बैठा हो, चाहे किसी भी पार्टी का, डज नॉट मैटर, लेकिन एक पोस्ट की गरिमा होती है। आप मोदी जी से नफरत करिए, नापसंद कीजिए, लेकिन आप उनको अपमानित नहीं कर सकते क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हर देश का प्रधानमंत्री, हर राज्य का मुख्यमंत्री एक इज्जतदार पदवी पे बैठा होता, उसको मारने वाला क्या है, कौन है? लेकिन नाम से यहां कैसे अंतर निकल के सामने आता है, ये आपको दोगलापन देखना हो तो इस घटना पे आप देख सकते हैं। खैर, अब थोड़ा सा डिफेंस के सेक्टर में चलते हैं। डिफेंस के सेक्टर से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने एक ऐसे वारफेयर जेट को अपनी रक्षा प्रणाली में शामिल किया है जिसके बाद भारत को चिंता करने की जरूरत है। इस वार जेट का नाम ग्लोबल 6000 है। इसकी खासियत और काबिलियत आपको बता देता हूं कि ये इकलौता ऐसा जहाज है जो 500 किलोमीटर तक सारे रडार सिस्टम को फेल कर सकता है। यानी अगर कहीं हमला करने जाना हो, रडार से भी बचना हो, तो आगे आगे इसको उड़ा दीजिए, इसके ऊपर फाइटर जेट आप लगा के उड़ा दीजिए। दोनों अगर पैरेलली उड़ते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर तो किसी भी रडार सिस्टम में ये दोनों पकड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद जहां काम करना हो, जहां स्ट्राइक करनी हो, जहां अटैक करना हो, वहां बाकायदा जो वारफेयर है उसको पीछे कर दो, फाइटर जेट डायरेक्ट हमला करेंगे, हमला करने के बाद वहां से इसी वारफेयर में छुप के वापस आ जाएंगे। इस वारफेयर की खासियत यह है कि इसमें जैमर लगे हुए हैं और कई सौ किलोमीटर दूर तक तमाम जो सर्विलांस की टेक्नोलॉजी होती है उसको ये फेल कर सकता है। यानी अपने आप में काफ़ी एडवांस है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इसमें तुर्की ने अपना अलेसनन हवा या सोजे सिस्टम लगा दिया है। इस सिस्टम की वजह से आज इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 97 के करीब तेजस फाइटर जेट्स खरीदेगा। 97 LCA तेजस फाइटर जेट खरीदेगा और ये अपने ही देश में बनेगा, चूंकि तेजस हमारा अपना विमान है। जिस कंपनी को बनाने का ठेका मिला इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, जो ठेका है लगभग 62,000 करोड़ रुपए का है। 62,000 करोड़ रुपए के ये 97 LCA तेजस फाइटर जेट आएंगे और इनसे हमारे सेना के जो जाबाज हैं, जो रणबांकुरे हैं, वो आकाश में गरजेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों की आप हालत देखिए कि हमारा अपना देश 62,000 करोड़ रुपए इन 97 जहाजों के पीछे खर्च कर रहा। हमारा वो पड़ोसी जो कभी हमारा अपना था, वो ऐसे ऐसे हजारों करोड़ के वारफेयर बाहर से इंपोर्ट करवा रहा। और आप आलम देखिए कि इन दोनों ही देशों में लगभग 30-40 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास खाना नहीं है सही से। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे इन दोनों देशों में जिनके पास ये टेंशन होगी कि आज खाने का जुगाड़ हो गया और मेरी बिटिया बड़ी हो रही है, इसकी शादी कैसे होगी, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी शिक्षा कैसे करवाऊंगा, अपनी माँ की दवाई कैसे करवाऊंगा। लेकिन आज देखिए कि कुछ विदेशियों के लड़ाने पे और हमारे अपने कुछ मसले, हम दूसरों को कब तक ब्लेम करेंगे? हम आपस में लड़ते हैं। क्या भारत में हम हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं लड़ते? नहीं होते दंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूं, ये जो चैनल वाले होते हैं इनकी सबसे बड़ी आप गंदगी देखिए कि जो हिंदूवादी चैनल है केवल दिखा देगा कि मुसलमानों की गलती है। जो मुस्लिमवादी चैनल है वो आपको दिखाएंगे कि केवल मुसलमान सही है, हिंदुओं की गलती है। अरे मेरे भाई, कोई 100% सही और कोई 100% गलत कैसे हो सकता है? अगर हम सब एक्सेप्ट कर ले कि कमी हमारे में है, एज ए हिंदू मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ मेरे कुछ हिंदू भाई हैं जो गलती करते हैं, एज ए मुस्लिम अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ कुछ मुस्लिम हैं जो बाहरी भड़कावे में आते हैं, जो किसी के चढ़ावे में आते हैं और अपने ही भाइयों को काटने का, अपने ही भाइयों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन ये भांड चैनल, विदेशी ताकतें हमको इस कदर बांट चुकी हैं कि या तो कोई चैनल एंटी मोदी होगा, या तो प्रो मोदी होगा, या तो प्रो हिंदूवादी होगा, कोई प्रो मुस्लिमवादी होगा, बीच का कोई न्यूट्रल चैनल बचा ही नहीं है। आप किसी को भी उठा के देख लें और जो अपने धर्म की बुराई बता दे उसको आप भी गाली देते हैं, मैं भी गाली देने लगता हूं। यही दिक्कत है। खैर,
तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि गजा की कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, रिसर्चिंग चालू है। जहां तथाकथित सबूत मिल जाएंगे तहां वो खबर आपके सामने मैं लाइव कर दूंगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। और ये प्लेलिस्ट आपको कैसी लगती है? बात कड़वी बोलता हूं, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि खबरें हमेशा सही बताऊंगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से आज आपसे वादा करके जाता हूं कि कभी भी आपको किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगा। अगर आप मुझे अपना भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, बेटा, भतीजा जो भी मानते हो, नहीं जाने दूंगा। किसी के भी बहकावे में आके हिंदू और मुसलमान को आपस में नहीं लड़ने दूंगा, ये मेरा वादा है। खैर, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला की